बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि ताकतवर हलकों ने खुद को सियासी मामला से पीछे हटाना शुरू कर दिया है और अपोजिशन को यह पैगाम दिया गया है कि वो बयानबाजी करने में जरा मोहतात रहे और जिनकी लड़ाई हुकूमत से है वो हुकूमत से लड़े। अपोजिशन तहरीक चलाना चाहती है तो उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जराये के मुताबिक इस फैसले के बाद हुकूमत ने भी अपोजिशन को मजबूरी के तहत फ्री हैंड देने का ऐलान कर दिया है और वजीर आजम ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, यानी मरते क्या ना करते। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अदम मुदाखलत के वाज़िया पैगाम के बाद हुकूमत के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता कि अपोजिशन को फ्री हैंड देने का ऐलान करती। अब जैसे जैसे अपोजिशन की तहरीक जोर पकड़ रही है, लगता यूं है कि खान साहब की बहुत से मामलात पर गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है। अक्टूबर का महीना खासा भारी पड़ रहा है। पिछले चंद घंटों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने एक बार फिर मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा छोड़ दिया है। पापा जॉन स्कैंडल के बाद उन्होंने वजीर आजम को इस्तीफा पेश किया था, लेकिन खान साहब के बकौल उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। लेकिन आज अचानक ये इत्तला आई है कि आसिम सलीम बाजवा की तरफ से वजीर आजम को दिया गया इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। यानी ना तो पहले इस्तीफा नामंजूर करने की वजह समझ में आई, ना लोगों को अब इस्तीफा मंजूर करने की कोई वजह समझ में आ रही है, जबकि वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से बदस्तूर काम करते रहेंगे। तो अब आसिम सलीम बाजवा हुकूमती टीम का हिस्सा नहीं रहे। इससे पहले जुल्फी बुखारी के बारे में भी ये चामगोया की जा रही है कि वो भी बैरून मुल्क सुधार चुके हैं। जहांगीर तरीन चीनी स्कैंडल के बायस बैरून मुल्क है और खान साहब के करीबी साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, जो बदलते हुए हालात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है। अहमद नूरानी की खबर के बाद आसिम सलीम बाजवा ने सितंबर के अवाइल में अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया था। वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए कहा था कि वो जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरफ से पेश करदा सबूतों और वजाहतों से मुतमईन है, लेकिन इसके बावजूद आज उनका इस्तीफा दोबारा मंजूर कर लिया गया। दूसरी अहम डेवलपमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने वसाइल के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजी साहब ने जारी किया है, जिन्होंने जायदाद के केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फायजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालत में पेश होने की बजाय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी पार्टी का नहीं होता, बल्कि पूरे सूबे का होता है। वजीर आजम तो पूरे मुल्क का होता है। उन्होंने रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों किया? यह मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। कन्वेंशन सेंटर में बज़ाहिर वजीर आजम ने जाती हैसियत में शिरकत की। वजीर आजम किसी खास ग्रुप के साथ इन लाइन नहीं हो सकते। उन्होंने वकला की तकरीब में शिरकत करके एक खास ग्रुप की हमायत की। जस्टिस काजी फाइसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल पूछा कि बताएं क्या वजीर आजम का इकदाम गलत था या दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया। इस मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को भी भेज दिया गया है। अब इमरान खान पर वसाइल के बेजा इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया गया। उन्होंने 9 अक्टूबर को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इंसाफ लायर फोरम की तकरीब से खिताब किया था। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सियासी तकरीब का इनेकाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी माजी में बहुत सी हुकूमतें इस कन्वेंशन सेंटर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं और इसमें अहम हुकूमती शख्सियात शरीक होती रही हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उनके लिए नई मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत केस में बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इस केस में नवाज शरीफ के सिवा तमाम लोगों के नाम निकाल दिए गए। FIR में 26 लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें 3 रिटायर्ड जनरल और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर फारूक हैदर का नाम भी शामिल था, जिस पर मुल्क भर से शदीद रद्द अमल सामने आया। मुकदमे का मुद्दई कुछ अर्सा गायब रहने के बाद दोबारा सामने आया। तहकीकाती कमेटी ने नवाज शरीफ के अलावा बाकी सब अफराद के नाम इस FIR से निकाल दिए हैं, जिसका मतलब यह है
कि नवाज शरीफ का नाम अब हुकूमत की मर्जी से FIR में छोड़ा गया है और बाकी लोगों के नाम निकाल दिए गए, तो बगावत के मुकदमे के पीछे हुकूमत थी, वो मामला भी अब खुलकर सामने आ गया है। और हुकूमत नोटिस लेती रह गई। मुल्क भर में अशियाए सरफ की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर निकल गई। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त समेत कोई भी चीज सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं है और सस्ते बाजार भी हद से ज्यादा महंगे हो गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टें हवा में उड़ा दी। पिशावर में आलू 40 रुपए से 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 270 रुपए फी किलो, यानी 30 रुपए इजाफे से 270 रुपए का किलो हो गया। कराची में मुर्गी का गोश्त तो हदें पार कर गया। कराची में 330 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। एक दर्जन अंडों की कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। बकरे का गोश्त सरकारी नर्ख से 400 रुपए फी किलो जायद तक फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में यही हाल है। लाहौर हो, कोयटा हो, पेशावर हो, हर जगह महंगाई हद से ज्यादा बाहर हो गई है। सब्जियों की बात करें तो लगता यूं है कि ये बिल्कुल ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। कराची में जहां मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो है, तो सिर्फ मटर जो है वो 320 रुपए किलो है, यानी चिकन 330 रुपए और मटर 320 रुपए। तो फर्क क्या रह गया? और इसके अलावा वो जो सब्जियों का मसाला होता है, टमाटर 160 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए किलो। तो ये सब्जियां और गोश्त का हाल है। मुल्क भर में आटे को देखे तो आटे का बहरान इससे भी कहीं ज्यादा है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और महंगे दामों आटे का असूल भी मुश्किल हो गया। पिछली हुकूमत के बारे में कहा गया था कि वो ऑरेंज लाइन बना रहे हैं, मेट्रो लाइन बना रहे हैं और फलानी लाइन बना रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत को देखे तो कभी चीनी की लाइन लगी हुई है, कभी आटे की लाइन लगी हुई है, कभी गंदम की लाइन लगी हुई है, कभी रोटी की लाइन लगी हुई है। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए का हो गया, यानी 1400 रुपए किलो, और बहुत सी जगहों पर मुल्क भर में 1500 रुपए का भी 20 किलो का थैला मिल रहा है। पेशावर में जो लोग हैं उनको शनाख्ती कार्ड की फोटो जमा कराने के बाद आटा मिल रहा है, वो भी मखसूस डीलर से, यानी शनाख्ती कार्ड लेके आए और वो जमा कराए उसकी कॉपी, तो आपको थोड़ा बहुत आटा मिल जाएगा। एक जमाने में भट्टो साहब के जमाने में वो डिपो होते थे आटा, चीनी के और घी के, तो वही सूरत हाल है। वहां पे वो होता था राशन कार्ड और यहाँ शनाख्ती कार्ड है, वो दिखाएं और आटा ले लें। लाहौर में भी आटे का शदीद बहरान है। ये नहीं कि लाहौर बहुत खुशहाल है। पंजाब जो कि गंदम में बहुत खुद कफील है, वहां सूरत हाल ये है कि पंजाब में जो आटे की जो सादा सी रोटी होती है, वो भी उसकी कीमत भी 10 रुपए तक पहुंच गई है। और यहाँ जो इनकी जो एसोसिएशन है वो ये कहते हैं जी कि रोटी जो 8 रुपए की बिक रही थी, अब हम 8 की बेच नहीं सकते, आटा महंगा हो गया है। और 15 किलो थैली जो है आटे की, वो भी नाकस क्वालिटी का, एक ग्रेड नहीं, जो बिल्कुल पुअर क्वालिटी का आटा है, वो भी 950 रुपए का हो गया 15 किलो का थैला। जबकि 860 रुपए फी किलो मिलने वाला जो बैग आटे का, वो कहीं दस्तयाब नहीं है। तो अब पब्लिक बेचारी क्या करे? वो कहती है जी कि महंगाई ने हर चीज उनकी दस्ते से दूर कर दी है। गोश्त खाए तो वो महंगा, सब्जियां खाए तो वो महंगा, और अगर दाल चटनी खानी है या रोटी चटनी खानी है तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि रोटी भी उनकी दस्ते से दूर होती जा रही है। और सोने पर सुहागा ये कि इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल करने की बजाय खान साहब ने ये काम अब अपनी टाइगर फोर्स को दे दिया है, और टाइगर फोर्स से कहा कि वो अशियाए सर्फ की कीमतों पर नजर रखें। भाई नजर रखने से क्या होता है? कोई दूरबीन से कीमतें देखनी है। कीमतों के कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, कमीशन होते हैं, एक मैकेनिज्म है जो कई सालों से चला आ रहा है, और हर हुकूमत उस मैकेनिज्म के जरिए जहीरांदोजों से और ये जो चीजें महंगी बेचते हैं उनसे, ब्लैक करने वालों से, इन सब से निपटती है। सबको पता है कि कहां से चीजें महंगी होती हैं और कैसे वो आगे बेची जाती है। अगर वो इंतजामी मशीनरी किसी काम की तो फिर उन्हें फारग किया जाए। टाइगर फोर्स को आप जो है वो सरकारी मुलाजमिन के तौर पर भर्ती कर लें। अगर टाइगर फोर्स ने महंगाई कम करानी है तो ये टाइगर फोर्स बनाई गई है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, तो ये किस हैसियत में जाके लोगों से अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम कराएंगे? ये कर सकते हैं कि मालूमात प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा मीडिया वो उनको रोज बताता है कि जनाब वजीर आजम महंगाई हद से ज्यादा हो गई है। और वजीरान को अगर इस मीडिया पे भरोसा नहीं है जो उनको रोज तस्वीरें भी दिखा रहा है, कीमतें भी बता रहा है, तो अपने टाइगर फोर्स की तरफ से जो प्राइस भेजी जाएगी उससे क्या कीमतें कंट्रोल रहेंगी? तो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए
इंतजामी मशीनरी के ऊपर गिरफ्त जरूरी है और उसको चलाने के लिए वो काबिलियत जरूरी है जो नजर नहीं आती। और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर रेलवे के हवाले से। मुल्क भर में महंगाई का चर्चा है और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आम आदमी की इस्तात से बाहर होती जा रही हैं। इसी पर बात करें वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो गया है इस महंगाई से। इमरान खान की जात और पर्सनैलिटी पे कोई इल्जाम नहीं है, हमारी कारकर्दगी पे है कि हमने इस महंगाई को बढ़ने दिया और इस साल के अंदर हमने इसको ना रोका तो ये हमारे खिलाफ और बढ़ेगा। फिर मेरा ख्याल है जलसों और जुलूसों से ज्यादा हमने अपने खिलाफ अवाम को खुद एक राय आमा बना दी है। सो इसका हमें कला कमा करना और इंशाल्लाह इमरान खान करेगा और 5 साल पूरे करेगा इमरान खान। अगली दफा इमरान खान साहब टेक्स्ट करें आपको कि आपने गलत बात की तो आप उन्हीं के ट्वीट्स बता दीजिएगा जिसमें वो खुद एतराफ करें कि महंगाई एक बड़ा मसला है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जात पे इल्जाम नहीं हो, वो तो एक अलग मसला है ना, लेकिन एक आम आदमी तो ये देखता है कि उसके किचन का बजट कितना बढ़ गया पिछले 2-3 सालों में महंगाई की वजह से। और आप कह रहे हैं कि कोशिशें कर रही है हुकूमत लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत क्योंकि पहली दफा आई है, लोगों की ना तजुर्बेकारी है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं पड़ा कि इस महंगाई पे काबू कैसे पाना है, मैकेनिज्म क्या है महंगाई पे काबू पाने का, ये उनको समझ नहीं आ रही है। देखें, हमें बहुत सारे वज़रा पहली दफ़ा हैं, ना तजर्बाकारी इमरान खान ने सीखा है बहुत कुछ और अब वो ज़रूर इस पे काम करेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान जो बात उन्होंने जलसे में करनी है ना, वो टीवी में 40 दफ़ा हो रही है जी। मैं आपको इंटरव्यू, मैं टीवी देखता नहीं, 3 दफ़ा मैंने खबरें आई हैं 2-3 बजे से लेके और मैंने 4 बजे तक खबरें देखी हैं। खबर शुरू ही इस बात पे हो रही है टमाटर का ये भाव है, अदरक का ये भाव है, लहसुन का ये भाव है, घी का ये भाव है, आटे का ये टॉप स्टोरी है आज की। मैं बता रहा हूं कल की बात। क्या इमरान खान टीवी नहीं देख रहा जी? हालांकि मैं उनसे कहता हूं आप इतना टीवी मत देखा करें। कई दफा मैंने इमरान खान को कहा, वो फोन में भी लगे होते हैं, टीवी देखते हैं, मुझे तो देखना नहीं आता कैसे। जो लोग ये समझते हैं कि अगर महंगाई पर काबू पा लेंगे तो राय आमा जो इस वक्त बजाय हुकूमत के खिलाफ है वो ठीक हो जाएगी और शायद महंगाई वाहिद वजह है जिसकी वजह से खान साहब और उनकी हुकूमत पर तनकीद हो रही है, तो मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। महंगाई बहुत बड़ा मसला है लेकिन उससे भी बड़ा मसला कमाई यानी आमदनी का है, रोजगार है। अगर रोजमर्रा आमदनी ठीक हो तो फिर महंगाई महसूस नहीं होती। मईशत, कारोबार, रोजगार, सरमायाकारी और पर कैपिटा आमदनी ये बड़े बड़े मसाइल हैं। महंगाई में आप थोड़ी बहुत कमी कर भी दें जो डंडे के जोर पर अगले 2-4 रोज में हो सकती है, लेकिन जब बाइंग पावर ही ना हो, जेब में खरीदने के लिए पैसा ना हो, खरीदने की सकत ना हो, तो क्या महंगा क्या और सस्ता क्या। शेर रशीद चुके घाट किस्म के सियासतदान है और उन्हें मालूम है कि महंगाई इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है, आम मसला है। लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये मान लिया जाए कि महंगाई है और लोग महंगाई की वजह से हुकूमत से नाराज हैं, तो बजाय हुकूमत या हुक्मरान जमात महंगाई का नोटिस लेकर अवाम का गुस्सा ठंडा करने और उससे भी ज्यादा अपोजिशन की तहरीक में हिस्सा लेने से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और जहां तक शेर रशीद के इस दावे के ताल्लुक है कि खान साहब टीवी बहुत देखते हैं, तो खान साहब अगर टीवी देखते होते तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता, ये टाइगर फोर्स को कीमतें मालूम करने का टास्क न देते। और अब अगर टाइगर फोर्स से उन्होंने कीमतें मालूम करना है तो फिर बाकी की जो इंतजामी मशीनरी है, ये जो वुज़रा है, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें तो फिर घर भेज देना चाहिए। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे मुताबिक में उनका प्रोग्राम है। देखते हैं कि किस अहम मौजू पर हसन निसार साहब अपना तजिया दे रहे हैं। वॉच दिस। सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मुल्क को भंग की नहीं जैतून की जरूरत है। अच्छा, अब ये देखें, सिराजुल हक साहब मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और ये जो अपनी जमात इस्लामी है ये भी बड़ी आइडियल जमात। इनको पता खैर क्यों नहीं मिलती जी, ये बुनियादी तालीमात के अगेंस्ट जा रहे हैं। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने असर के साथ जिस अहद में जिंदा होता है उस अहद के तकाज़ों को समझता है और उन्हें एड्रेस करता है। अब ये भोले बादशाह हैं,
बहुत स्वीट आदमी है ये, इनको ज़हन में रखना चाहिए। अली शरीती का वो जुमला चेंजिंग रूल्स में अक्सर कोट करता हूँ, अब तो कोट करते हुए भी शर्म आने लगी उसे जी। It's changing rules for the changing needs and unchanging rules for the unchanging needs। ये हर बात पे मगरिब को चोंचे मारना, तो सरतापा तो मगरिब हो, मगरिब के अलावा तुम्हारे अपने पल्ले है ही कुछ नहीं है। उनको क्रिटिसाइज करते रहना। और भंग की, भाई भंग क्या है? भंग एक मेडिसिनल हर्ब है, लाइक सो मेनी अदर हर्ब्स। दवाएं बनती हैं, नेचुरल फाइबर है, 50,000 से जायद शायद इसके इस्तेमाल हैं। बिल्डिंग मटेरियल, पेपर, पता नहीं किधर किधर ये टेक्सटाइल वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन वो पकड़ के बैठ गए भंग, क्योंकि बचपन से हमने भंग का लफ्ज एक खास मानों में इस्तेमाल होते सुना है। जिस मुल्क में इस बात पर बहस हो रही हो कि भंग के फजाइल क्या है और भंग नशा नहीं एक दवा है, तो लगता यूं है कि 126 दिन के धरने में आवाम को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे वो दरअसल भंग के जंगलात थे। खुदा का खौफ करें, मुल्क को महंगाई ने मार रखा है, आटा दस्तयाब नहीं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सब्जियां, दालें, गोश्त आवाम की दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं, अद्वियात 500% महंगी हो गई हैं, तालीम और सेहत का पूछे तो कोरोना का रोना रोने लगते हैं। तो जिस किस्म के हालात हो चुके हैं, इन हालात में तो मुझे लगता है कि निजात का वाहिद रास्ता भंग ही रह गया है। हालात में बेहतरी इसी सूरत में हो सकती है कि भंग पीकर सोए रहें, ना होशो हवास में रहेंगे, ना महंगाई महसूस होगी। तो भंग की काश्त से पहले ये हालात हैं, तो जरा सोचे कि अगर काश्त हो गई तो उसके बाद तो फिर ये लोग पाकिस्तान को चांद पर ले जाएंगे। थोड़ी बहुत कौम जो जाग रही है वो भी भंग पिए और सो जाए। तो अगर भंग दवा है, मेडिसिन है, तो फिर बाकी नशों के साथ ज्यादती क्यों? वो भी तो उसी रूट की सैर कराते हैं जिस रूट पर भंग यात्रा कराती है। तो मोमन की पहचान ये नहीं कि हालात के धारे पर खुद को बहा दे, मोमन की पहचान ये है कि अगर वो हालात के धारे को गलत बहता हुआ देखे तो उसे रोके, उसकी सलाह करे। भंग के मुकाबले में जैतून की काश्त के बयान पर किसी के बारे में यह फरमा देना कि वो जाहिल है, दरअसल आईने में खुद का चेहरा देखना है। मुमताज कानूनदान और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है एतजाज एहसन गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के हवाले से। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। एक ने इस मुश्किल वक्त में लीडरशिप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो अपने लोग अब पत्थर लेके आने वाले हैं। पथराव हो और मार कुटाई हो रही हो, उससे वो किनारा कश हो गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो अब जो मामलात तय करने वाले हैं वो निगोशिएशंस और मुज़ाकरात करना जरूरी है शरीफ बरादरान को और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो अब ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। उनका कहना है, कह देना कि कोई नहीं मिलेगा फौजी को किसी भी, ये उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज हैं। हाँ। ये उससे मफर का तरीका, उस असूल से मफर का तरीका ही है कि आप जेल में चले जाएं। अच्छा। मैं समझता हूँ वो सरप्राइज देंगे। अच्छा। और ये बिल्डअप कर रहे हैं इसीलिए कि वो सरप्राइज दे सकें और सारा जो सिस्टम है वो मुतहैयर हो जाए। अगर तो हैरा हो जाए कि ये क्या किया मियाँ साहब ने। मियाँ साहब का इरादा बन चुका है उनकी वापसी का। कल तक जो लोग ये दावे कर रहे थे कि नवाज शरीफ हुकूमत को बेवकूफ बनाकर, झूठ बोलकर लंदन भाग गए हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे और बाकी जिंदगी लंदन में गुजारेंगे। अब वही कौम को नवाज शरीफ की वापसी की नवीद सुना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी का इरादा रखते हैं। तो नवाज शरीफ की सियासत पर मुसलसल तबर्रा भेजने वालों को अब यह फिक्र हो गई है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा और सरप्राइज देगा। तो नवाज शरीफ की वापसी तो उस वक्त सरप्राइज होती अगर वो वापस ना आने का फैसला या कोई ऐलान कर चुके होते, या उनके वतन वापस आने पर कोई पाबंदी लग चुकी होती जैसे मुशर्रफ दौर में लगी थी। तो ना नवाज शरीफ के वापस आने पर कोई पाबंदी है, ना उन्होंने कभी इस बात का इजहार किया कि वापस नहीं आएंगे। तो अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और जब भी आते हैं तो ये किसी के लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है
कि वो अपना इलाज कराने के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन इन हालात में जब उनकी सेहत ठीक नहीं, वो वतन वापसी का फैसला कर भी लेते हैं, तो उसकी वाज सूरत ये हो सकती है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक को खुद को लीड करने की ख्वाहिश रखते हो। तो जो लोग ये दावे करते रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, अब उन्हें इस बात की फिक्र है कि नवाज शरीफ वापस आकर कहीं उन्हें सरप्राइज न दे दें। और महंगाई के हवाले से ही बात हो रही है। हावर गुमन गुफ्तगू कर रहे हैं, थिंक टैंक में तजिया निगार हैं और रिपोर्टर हैं, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं हावर गुमन। होता है कि गवर्नेंस का अगर ये आलम है तो फिर हुकूमत किस मरज की दवा होती है अवाम के लिए? देखिए आयशा, एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खावर गुमन साहब ने दुरुस्त बात की है कि गवर्नेंस में वो फेल हुए हैं, हुकूमत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही। इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, ये कोई मजाक की या मुखालफत की बात नहीं है, इसलिए कि इसके असरात पूरी कौम पे हो रहे हैं, पूरे मुल्क पे हो रहे हैं। आपने लोगों को एक ख्वाब दिखाया था, तब्दीली का ख्वाब था, जिसमें गवर्नेंस को भी आपने यकीनी बनाना था, लोगों की हालत जार में बेहतरी करनी थी, नई नस्ल के लिए मौके पैदा करने थे, गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करना था। तो मैं समझता हूं कि अगर ये ख्वाब टूटा तो इमरान खान साहब से होने वाली मायूसी उन दो पार्टियों से कई दर्जे ज्यादा होनी थी और ज्यादा हो रही है। लिहाजा अभी उनके पास मैं समझता हूं कि वक्त है वो अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें और उन इश्यूज की तरफ आएं जो कौम और मुल्क के इश्यूज हैं। देखें, अगर आप मुआशी सूरत को बेहतर करेंगे, अगर लोगों को आप रिलीफ फराहम करेंगे और उनको रोजगार की फराहमी यकीनी बनेगी, तो पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा और लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान आएगा, तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट को अपोजिशन को टारगेट करने के बजाय इश्यूज को टारगेट करना चाहिए। देखिए, हर अपोजिशन यही करती है, इससे बड़ी अपोजिशन खुद इमरान खान साहब ने की है। इस अपोजिशन के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सिविल लाफरमानी की बात नहीं करेगी, ये बिल भी नहीं फाड़ेगी, ये किसी अदारे पे चढ़ेगी भी नहीं। अच्छी बात है कि अगर वो कोई कर रहे हैं स्ट्रगल या लोगों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, तो ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। लिहाजा अपोजिशन की स्ट्रगल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बात है कि अगर अपोजिशन 2 साल पहले से ये काम कम से कम इश्यूज की बात करती तो आज ये सूरत हाल ना हो। देखिए, तकरीरों से अगर तकदीरें बदलती हों तो इस मुल्क में एक से बड़ा एक माहिर तकरीरबाज बैठा है। मलका हासिल है लोगों को तकरीरें करने में। तो खान साहब को तकरीरों की नहीं, अमली काम और इकदाम की जरूरत है, प्रैक्टिकल वर्क की। अब भी अगर उन्होंने तकरीरें करनी है तो उनके जो धरने के दिनों की तकरीरें थी बहुत शानदार थी। अगर आप वो तकरीरें सुन ले तो आपके 14 तबक रोशन हो जाए। तो आवाम को उन्हीं तकरीरों को 5 वक्त सुनना लाजम कर दें, तो इससे क्या मुल्क की तकदीर बदल जाएगी? तो खान साहब का फैन क्लब अब भी उनसे कुछ और नहीं तो कर रहा, बस तकरीरें सुनने का ख्वाह है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीरों का रुख आवाम की जानब मोड़ दो। यानी ये वो लोग हैं जिनका मुआशी बदहाली, गुर्बत या जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ इन्हें तकरीरें पसंद है। अवाम को तकरीरों से कोई गरज नहीं। पिछले कई साल से हम सब अवाम खान साहब की तकरीरें सुन रहे हैं और अब तो सुन सुनकर जी भर चुका है। तो 2.25 साल हुकूमत में रहने के बाद जिनको ये समझ में नहीं आया कि इस मुल्क के असल मसाइल क्या है, अवाम बेचारों की हालत जार क्या है, जिनको पहले वोट दे रहे थे उन्हें चोर और डाकू करार देकर पहले उनकी कुव्वत फैसला यानी वोट देने के हक को मशकूक बनाया और लोग ये समझते रहे कि वाकई हमसे गलती हो गई, पिछलों को वोट देते रहे वो गलत थे, और जब इनको वोट दिए तो ये 2-4 हाथ और आगे निकले। तो लोग अब इस फैसले पर पछता रहे हैं, यानी ना अगले सही निकले ना पिछले सही निकले। और इसका इल्जाम भी अवाम पर आता है क्योंकि वोट तो अवाम देते हैं। तो अब भी उन्हें तकरीरों से बहलाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। तो जिनके ऐसे दोस्त हों, यानी खान साहब के अगर ऐसे दोस्त हैं तो फिर खान साहब को किसी दुश्मन की क्या जरूरत है। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के मामलात के हवाले से। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं अली मोहम्मद खान। मौका नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद होगा जब जुडिशल मूवमेंट में हम और ये लोग इकट्ठे थे सुप्रीम कोर्ट की बहाली की तहरीक में जज साहिबान की, उसमें क्या कौन से ऐसे मौके नहीं आए, बड़े नाजुक मौके आए, लेकिन वहां पे उस वक्त बड़ा रिस्ट्रेंट से काम लिया जनरल कियानी साहब ने। और यहाँ एक और बात, हम भी तो दावत देते हैं, हम भी तो मौके देते हैं। जब हमारा इनका मसला पैदा हुआ धरने में
तो उस वक्त के जनरल राहील साहब को तो हमने तो दावत नहीं दी थी, मियां साहब ने उनको बीच में डाला कि आप आए और उसमें बीच में आप जो है गुफ्तगू करें। मैं ये समझता हूं कि आप ये चीजें घर में बैठ के हल करने की हैं। ठीक है, सही है। साहब वापस आए, यहाँ पे इस पे बात करें, दियार गैर में बात करके इस तरीके से कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, फलाने से है, उसको लाने वाले से, हमें तो पाकिस्तानी अवाम लाए हैं, लेकिन सब समझते हैं कि आपका इशारा किस तरफ है। फिर आपके बंदे, अगर आप वाकई सबक सीख गए, आखिरी बात, अगर आप सबक सीख गए हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में हमारी पाक फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना हो, ना भेजें फिर मोहम्मद जुबैर साहब को जो है उधर मिलाने और जो है मुलाकात करने और रिलीफ मांगने। क्यों भेजते हैं फिर आप? आपको रिलीफ नहीं मिलता, फिर आप एपीसी में चढ़ाई कर देते हैं। ऑल राइट सर, मैं जरा रिस्पॉन्स ले लूं जी। तारिक फजल चौधरी साहब, हम अपना हाउस इन ऑर्डर जरा जल्दी कीजिएगा, फिर मैंने क्योंकि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। आपको पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं, सर, आपका पॉइंट आ गया, बुला रही है, आप आ जाएं, अपने केसों का सामना करें। ऑल राइट, और ये मसाइल पार्लियामान में बैठ के हल करने के हैं। ओके अली मोहम्मद खान साहब जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मसाइल पार्लियामान में हल होने चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामान में लोग वो हों जिन्हें ये पता हो कि वो किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं आए, बल्कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और दोबारा उन्हें अवाम के पास जाना है। तो जिन्हें ये जोम हो कि ना वो अवाम के वोटों से आए हैं, ना अवाम उन्हें निकाल बाहर कर सकते हैं, तो उनकी नज़रों में पार्लियामान की वक़्त क्या हो सकती है? पार्लियामान का जो असल हुसन है वो मुंतखब अवामी नुमाइंदों से होता है। अब जो जमात 126 दिन का धरना दे, असम्बली से इस्तीफे देकर सियासी बहरान पैदा कर दे, वो जमात आज ये कहे कि मसाइल पार्लियामान में हल होने चाहिए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। पहले क्या पार्लियामेंट नहीं थी? तो उस वक्त पार्लियामेंट के होते हुए धरना दे दिया गया। तो हुक्मरान जमात ने अगर पार्लियामान की इज्जत रखी होती और लॉन्ग मार्चों और धरनों की हौसला शिकनी की होती, तो आज उन्हें ये सब कहने की जरूरत पेश ना आती। पार्लियामेंट तो माज एक प्लेटफॉर्म और आईनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। तो बदकिस्मती से ये मसला सिर्फ हुक्मरान जमात का नहीं है, मौजूदा हुकूमत का नहीं है। कोई भी सियासी जमात मसाइल को पार्लियामान में हल करना ही नहीं चाहती। नवाज शरीफ अगर पनामा केस पार्लियामान में ले जाते तो अदालतों में ख्वारी ना होती। आसिफ जरदारी अगर जजों का मसला पार्लियामान में तय कर लेते तो लॉन्ग मार्च की नौबत ना आती। हाँ साहब 126 दिन का धरना ना देते और पार्लियामेंट में रहते, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ते, तो आज उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च या धरने देने की नौबत ही ना आती और 2 साल बाद उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक न चल रही होती। तो ये पार्लियामान को इज्जत ना देने का ही अंजाम है। कोई भी सियासी हुकूमत मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाती। तो जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो पार्लियामान की बजाय इदारों की तरफ मदद के लिए देखते हैं। तो जिस दिन सियासतदानों ने पार्लियामेंट को मुकद्दम जान लिया और अपने सारे मामले, सारे मसले पार्लियामान में निपटाना शुरू किए, बहुत से मसाइल आज खुद हल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।